नमस्कार दोस्तों, मेंस मास्टर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अभी तक हमने सिलेबस को अच्छे से डिस्कस किया है, चारों पेपर्स के सिलेबस को समझा है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनी है अलग से, आप देख सकते हैं। अब हम एक नए पड़ाव पर हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम वो करने जा रहे हैं जिसके बिना मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं की जा सकती। हम मुख्य परीक्षा के नाम पर पढ़ सकते हैं, मुख्य परीक्षा के नाम पर ज्ञान भी इकट्ठा कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं, लेकिन तैयारी नहीं की जा सकती। इसके बिना आप ये नहीं जान सकते कि आपके पास जो किताब है, आपके पास जो नोट है, उसमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। और साथ ही साथ जब हम डिस्कशन कर रहे होंगे तो ये भी समझेंगे कि जब क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आप उसका उत्तर कैसे देंगे, किन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपका उत्तर पूरा माना जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और है बताने लायक, मुख्य परीक्षा के PYQ के नाम पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम पर आपको दो तरह की किताबें मिलती हैं मार्केट में। एक किताब ऐसी होती है जिसमें प्रश्न दिए गए हैं और उत्तर लिख दिया गया है अपने तरीके से, जो कि अगर आप ध्यान से पढ़ें, थोड़े से भी समझदार हैं, पैटर्न की समझ रखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह का उत्तर तो UPSC नहीं चाहती। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, लिखने के लिए लिख दिया गया है। तो ऐसी किताबें आपको मिल जाएंगी। और एक कैटेगरी ऐसी किताबों की है जिस पे सिर्फ आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेकिन इन दोनों में एक कमी है। कमी ये है कि इनमें से किसी भी प्रकार की किताब में सिलेबस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन को अरेंज नहीं किया गया है, और यहीं पे सारी गड़बड़ी हो जाती है। कहने का मतलब यह है, हमने डिस्कस किया था सामान्य तौर पर 20 टॉपिक्स हैं एक पेपर में, GS की बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं जो टॉपिक नंबर 1 है उसकी बात अगर करें तो सिर्फ उस एक टॉपिक से अभी तक कितने क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद से टॉपिक नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज प्रश्न मिल जाते हैं, वो करना आसान भी होता है कि देखिए ये आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस हो गए, ये हिस्ट्री के हो गए, ये भूगोल के हो गए, ऐसे बांट दिए और हो जाता है। इससे वैसी तैयारी नहीं हो पाती जिसे मैं कहता हूँ कि परफेक्ट, या फिर यूँ कहें कि कंप्लीट तैयारी, संपूर्णता में तैयारी नहीं हो पाती। फिलहाल इस सीरीज़ में हमने वही किया है, एक टॉपिक ले रहे हैं, उस टॉपिक से अभी तक कितने प्रश्न पूछे गए हैं। जब आप ये समझ लेते हैं और ये जान जाते हैं कि यहीं से क्यों क्वेश्चन पूछा गया है, इसका उत्तर कैसे दिया जाना चाहिए था, तब सही मायने में आप उस टॉपिक को कहीं से भी खोज के अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अगर ये नहीं जानते तो चाहे कितनी भी किताबें आपके पास हों, चाहे कितना भी आप पढ़ लीजिए, वो चीज़ जो UPSC को चाहिए आप तैयार नहीं कर पाते। फिलहाल ये ज़रूरी बातें थी तो मैंने बता दिया। आज हम बात करेंगे GS पेपर 1 के पहले टॉपिक की, और ये टॉपिक है आपके सामने लिखा हुआ है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया भी था। ये सिलेबस का ही एक छोटा सा अंश है जिसमें पहला टॉपिक दिया गया है। इससे सिर्फ एक टॉपिक से अभी तक कितने प्रश्न पूछे गए हैं। एक चीज़ मैं अभी बता दूं, ये अपने आप में इस पेपर का सबसे कठिन टॉपिक है। कठिन इस सेंस में कि इसे पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आर्ट एंड कल्चर के नाम पे हम किताब खरीद लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है। इसीलिए ज़्यादातर लोग इस सेक्शन के लिए मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं करते, प्री के लिए पढ़ लेते हैं, सोच लेते हैं कि कहीं से भी आ जाएगा, हम आंसर लिख देंगे। लेकिन जब आप समझ जाएंगे कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, आपको यह वीडियो ख़त्म होते होते साफ साफ दिखने लगेगा कि इस टॉपिक को तैयार करने के लिए हमें कहाँ और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की बातें बहुत हो गई, अब एक बार टॉपिक पढ़ देता हूँ, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। खूब इत्मीनान से, ध्यान से समझिए। अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो, अदरवाइज़ तो बहुत सारे लोग अभी तक भाग गए होंगे मेरी बात सुन के कि अच्छा PYQ पे डिस्कशन होने जा रहा है, अभी चलो प्री की तैयारी कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, सही मायने में तैयारी करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को खूब इत्मीनान से, प्यार से अपने अंदर उतरने दीजिए। एक बार समझ में आ गई चीज़ें तो मेंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। टॉपिक क्या है? टॉपिक है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला के रूप, कितने तरह के कला के रूप हैं, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे।
ये किस तरह के मुख्य पहलू की बात हो रही है, यूपीएससी आपसे क्या कहना चाहती है, वो प्रश्नों के माध्यम से आपको बताती है। इंडियन कल्चर विल कवर दी सैलिएंट एस्पेक्ट्स। इसको कई सारे लोग साइलेंट पढ़ते हैं, साइलेंट फीचर्स, साइलेंट एस्पेक्ट्स, ऐसा नहीं है, सैलिएंट इसको पढ़ा जाता है। एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। 2013 में सिलेबस चेंज हुआ था और उसके नए सिलेबस के हिसाब से प्रश्न पूछे गए थे, तो वहाँ से हमने प्रश्नों को लिया है। 2023 से लेकर के अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं हम उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे और आगे चल के जो एग्ज़ाम्स होंगे उन्हें अलग से इसी सीरीज़ में कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, मैं यूपीएससी मेंस की बात कर रहा हूँ। ज़रा पहले क्वेश्चन को देखिए। सिलेबस नया नया चेंज हुआ है और इस पहले टॉपिक से पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था। एक चीज़ और बता दूं, इस टॉपिक के तहत आपको थोड़ी सी कठिनाई इसलिए भी हो सकती है क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की चर्चा हो रही है तो उस पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हालांकि कनेक्शन बनता है, लेकिन आप इसको स्टैटिक मान के चलें तो ही आपके लिए सहूलियत है, ज़्यादा चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। बाकी मैं बीच बीच में करंट के आधार पर आपको याद दिलाते रहता हूँ कि ये देखिए इसका संबंध स्टैटिक के इस हिस्से से है। क्वेश्चन क्या है? मंदिर वास्तुकला, अभी हमने कला की बात की थी। मंदिर वास्तुकला के विकास में चोल वास्तुकला का उच्च स्थान है। विवेचना कीजिए। प्रश्न पढ़ के कैसा फील हो रहा है? थोड़ा सा कठिन जैसा लग रहा है? लगेगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। अब इसको दो तरीके से हमें देखना है। सबसे पहली बात ये कि जब हमें इसे तैयार करना हो तो हम कैसे तैयार करेंगे। मैंने आपको प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ाया है, मंदिर वास्तुकला मेंस की भी नोट दी है। तो जब हम मंदिर वास्तुकला पढ़ते हैं या मूर्ति कला के बारे में पढ़ते हैं तो हमें दो बातें ध्यान रखनी होती है। इन्हीं चीज़ों को लेकर जितने भी प्रश्न पूछे गए इन्हीं को लेकर पूछे गए। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होता है कि किसी भी कला की बात जब हो रही है तो किस टाइम पीरियड में वो सबसे बेहतरीन समय पे था। चित्रकला की बात करते हैं आप तो सामान्य तौर पर मुग़ल काल में कुछ आप देखेंगे जहांगीर के आसपास चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी। ऐसे ही मूर्ति कला, स्थापत्य कला, अलग अलग कलाओं में कोई ऐसा समय रहा है, कोई ऐसा टाइम पीरियड रहा है जिस समय वो चरम पर थी। इस चीज़ को आपको पकड़ के रखना है। जब भी कला की बात हो रही है तो जिस समय वो अपने पीक पर है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आप साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे, चोल काल की वास्तुकला के बारे में पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि कितनी भव्यता थी उस समय, कितनी कमाल की चीज़ें बनाई गई। ठीक है, तो वहाँ से मंदिर वास्तुकला को लेकर पूछ लिया गया। वहाँ उस समय के मंदिर अभी भी साउथ में है, बहुत अच्छे से हैं, बहुत उनकी प्रतिष्ठा है। ठीक है, इस पे पूछा गया। कहने का मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि किसी भी कला को जब आप पढ़ रहे हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए, यहाँ तक कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी आप इस बात पर ध्यान दें कि किस समय ये अपने पीक पर था, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, किस समय इसकी विशेषताएं कुछ ज़्यादा निखर के आ रही हैं या इस फील्ड में ज़्यादा काम हुआ है, क्वेश्चन आ सकता है। चोल काल में बहुत ही शानदार काम हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिख जाएंगे। तो एक चीज़ मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए जिससे आप इस प्रश्न का उत्तर दे देते। मंदिर वास्तुकला की बात हो रही है, इसके विकास में, मंदिर वास्तुकला के विकास में चोल वास्तुकला का उच्च स्थान है, इसकी विवेचना करनी है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि चोल काल में कौन कौन से मंदिर बनाए गए और उन मंदिरों की क्या विशेषता रही, उनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपके पास हैं। इसके आधार पे आप बता सकते हैं कि इस दौरान मंदिर वास्तुकला में क्या क्या चीज़ें सामने उभर कर आई और इससे सीख कर आगे के जो डेवलपमेंट्स हुए उनमें क्या चीज़ें दिखती हैं। क्योंकि आगे बढ़ के आप अभी पढ़ेंगे, किताबों में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मंदिर वास्तुकला को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसे आप द्रविड़, बेसर और नागर शैली में अलग अलग बांटते हैं। तो देखेंगे कि बेसर शैली पर भी इसका असर है, आगे जो मंदिर बने हैं उन पर भी असर है। तो इसके आगे क्या क्या हुआ अगर वो नहीं भी पता है तो काम चल जाएगा। अगर आपने इसकी विशेषता बता दी, इसके एग्जाम्पल्स दे दिए, बात ख़त्म हो जाती है। बस इतना ही इसके लिए करना है। अब आगे बढ़ते हैं। इस पर मैंने ज़्यादा जोर इसलिए दिया क्योंकि कला पे और भी क्वेश्चंस आगे हैं, तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा आपको बार बार कि इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है जी।
आगे देखिए, आरंभिक भारतीय शिलालेखों में, अब इसके माध्यम से एक चीज़ आपको पकड़ में आएगी। आरंभिक भारतीय शिलालेखों में अंकित तांडव नृत्य की विवेचना कीजिए। यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। एक तो आर्ट फॉर्म में नृत्य पे पूछ लिया गया है कि तांडव नृत्य क्या है, उस पर पूछा जा सकता है, किसका प्रतीक है, इसके हाव भाव के बारे में थोड़ा सा आपको पता है, नोट्स आपको दी गई हैं, थोड़ा भी पता है तो आप जानते हैं ये लिखना है। लेकिन इस चीज़ को पकड़ के यूपीएससी ने खूब क्वेश्चंस पूछे हैं। जो शिला कला है, जो पत्थरों पर बनाई गई कला है, पत्थरों पर लिखे गए अभिलेख हैं, पत्थरों पर बनाए गए चित्र हैं, वहाँ पे उसको लेकर देखेंगे आप, कई क्वेश्चंस मिलेंगे। तो भारतीय शिलालेखों की बात हो रही है, भारतीय साहित्य की बात नहीं हो रही, शिलालेखों की बात हो रही है। ये चीज़ ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि हम मिक्स कर देते हैं, हड़बड़ी में चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो जहाँ भी चित्र के रूप में या कैसे भी ये चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पे दिखती हैं, आरंभ की बात हो रही है, प्राइमरी समय की बात हो रही है, उस समय जो चीज़ें दिखती हैं उसमें तांडव नृत्य की विवेचना करने की बात हो रही है कि तांडव नृत्य के बारे में क्या पता चलता है। ये चीज़ आपको पता चली। इसमें बस यही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, आप देखें कि हमारे कला, साहित्य और बाकी जो सभ्यताएं हमारी हैं उनके बारे में शिलालेखों में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। जो इतिहास को जानने के स्रोत हैं उन पर प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। उन स्रोतों में कला भी शामिल है। कला के भी बहुत सारे रूपों से हमें पता चलता है कि उस समय का इतिहास कैसा रहा, लोग कैसे थे, कैसे जीते थे, सारी चीज़ें पता चलती हैं। जैसे आप सिंधु सभ्यता के किसी भी इंसान से नहीं मिले होंगे, किसी का इंटरव्यू नहीं देखा होगा, जैसे वो लोग रहते थे उसके आधार पर हमने गेस किया है कि ऐसे ऐसे रहते थे। तो वहाँ जो घर बना है उसको आप स्थापत्य कला में शामिल कर लेते हैं। ठीक है। खैर, तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी शिलालेख है, कौन सा है जिसमें नृत्य के बारे में बात की गई है, पहली चीज़ एग्जाम्पल के तौर पर। और उसके बाद आप तांडव नृत्य के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, काम हो गया। बहुत अधिक इसमें नहीं लिखना है, लेकिन नहीं जानते होंगे तो फिर छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर की बातें करनी पड़ेंगी। अभी और आगे बढ़ते हैं। अभी धीरे धीरे ये वीडियो जब ख़त्म होगा ना, आपको ओवरऑल एक पिक्चर समझ में आएगी कि ये है आर्ट एंड कल्चर के तहत जो टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं उनके लिए सही मटेरियल, सही दृष्टिकोण, सही चीज़। अच्छा, अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है, संगम साहित्य पे क्वेश्चन पूछा गया है। प्रारंभिक परीक्षा में पिछले 2 सालों से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं संगम साहित्य पे। उसके पहले भी खूब क्वेश्चंस आए हैं, मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं। जब मैं प्री पढ़ाते समय कहता हूँ कि यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत सारे दोस्तों को शायद यकीन ना हो, लेकिन जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तब मैं कहूँगा कि बाकायदा मैंने बताया है ये क्वेश्चन, जाके देखिए। क्वेश्चन क्या है, टॉपिक देखिए, बीच बीच में जब भी आपको लगे कि हम किस पे बात कर रहे हैं तो ये सिलेबस खोल कर रखिए। सिलेबस हमने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया है, ग्रुप में भी दिया है। सामने रखिए कि किस टॉपिक की बात हो रही है, पहले टॉपिक में साहित्य है या नहीं है, साहित्य की बात हो रही है। दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी ना होते हुए भी, ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे, संगम साहित्य उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अत्यंत प्रभावी शैली में वर्णन करता है। इस पर टिप्पणी करना है। कह रहा है कि संगम साहित्य राजनीतिक रूप से उतना महत्वपूर्ण शायद न हो, लेकिन उस समय के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन खूब बढ़िया से किया गया है। जब हम पढ़ाई कर रहे थे इसके बारे में, प्री के लिए, मेंस के लिए भी जो नोट दी गई है उसमें आप देखेंगे कि संगम साहित्य में बताया गया है कि लोग रहते कैसे थे, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, सामाजिक मान्यताएं कैसी थीं, आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी होती थी, ये सब बताया गया है। और बेसिकली इस प्रश्न की डिमांड यही है कि आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि संगम साहित्य से उस टाइम पीरियड के आर्थिक और सामाजिक दशाओं का कौन सा ज्ञान हमें होता है। एग्जाम्पल्स के साथ हम बता देंगे, बात यही ख़त्म हो जाती है। साहित्य के तहत संगम साहित्य आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। पूछा जा सकता है, आगे भी पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया था, अब भी पूछा जा सकता है। 2013 में मेंस में क्वेश्चन आया था, 2023 में प्री में क्वेश्चन आया, 22 में प्री में क्वेश्चन आया। तो ये स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स हैं, रिपीट होते रहते हैं। ये मत मान के चलिएगा कि इस पर क्वेश्चन आ गया तो कभी नहीं आएगा।
जब हम सेकेंड पेपर में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि एक ही टॉपिक को घुमा फिरा के हर साल पूछा जा रहा है। तब आपको शायद खुशी भी मिलेगी, अच्छा भी लगेगा कि ओह, इसको बस इतना ही तैयार कर लें तो एक क्वेश्चन पक्का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो जब हम नेक्स्ट सेगमेंट पे जाएंगे, वैसे तो इस सीरीज़ का सबसे बड़ा सेगमेंट यही है कि हम सारे प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कैसे उत्तर देना है। लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे ओवरऑल कि हर विषय के प्रश्न का उत्तर देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आर्ट एंड कल्चर के किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी प्रश्न हो, तो कौन कौन सी बातें आप ध्यान में रखेंगे जिससे आप बेस्ट उत्तर लिख पाएंगे, वो बड़ा कमाल का होगा। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए इस सीरीज़ का भरपूर लाभ लेना होगा, इस पर ध्यान देना होगा और ये सारे प्रश्न आपको याद हो जाने चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे प्रश्न आपको याद हो जाने चाहिए। अगर आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो आपके दिमाग में एक बत्ती जलेगी, टार्च जलेगा, जिससे अंधेरे में, सिलेबस के अंधेरे में, किताबों के अंधेरे में आप वो खोज पाएंगे जो आपके काम का है। तभी तो मैं कहता हूँ, ऐसे ही लोगों के लिए कहता हूँ कि आप 80% से ज़्यादा क्वेश्चंस गेस कर सकते हैं कि इस बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश इनपुट प्रदान किए हैं, चर्चा कीजिए। इस पर मैंने बाकायदा आपसे डिस्कस किया था, मेंस की वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है। बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है और बड़ा सीधा सीधा भी है। इसे समझने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। और जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो और भी चीज़ें हैं, लेकिन मेंस के लिए जब पढ़ते हैं तो यही 2-3 चीज़ें दिखती हैं कि उस समय की कौन सी चीज़ें अभी भी हमारी लाइफ में हैं, हमारे रहन सहन में है, हमारी कला में शामिल है। इस तरीके से पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता पे एक और क्वेश्चन आगे मिलेगा तो उसका एक दूसरा रूप आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल ये पूछा गया कि उस समय जो नगर बनाए गए थे और उस समय जो संस्कृति थी, उसने अभी वर्तमान नगरीकरण को कैसे इनपुट दिया है। हम कौन कौन सी चीज़ें अभी ऐसा कर रहे हैं जिससे हम कह सकते हैं कि उसी का इनपुट लेके कर रहे हैं, उसके आधार पे हमने सीखा है। आप देखिए, हमारे समाज में चाहे हवन की परंपरा हो, सामूहिक स्नान की परंपरा, ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। घर बनाते हैं, ग्रिड प्रणाली पर अगर शहर बनाया जाता है तो बहुत अच्छा सिस्टमेटिक शहर माना जाता है। हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि कैसे ड्रेनेज सिस्टम होगा, कैसे घर होंगे, कहाँ पे होंगे, ये सारी चीज़ें ये उस समय भी थी। तो इनके एग्जाम्पल्स जब आप ले लेते हैं, वीडियो में मैंने बताया है, नोट में भी सीधे इसी पे फोकस किया गया है। जब आप एग्जाम्पल्स लेते हैं, उनको लिख देते हैं, बात यही समाप्त हो जाती है, आपका उत्तर कंप्लीट हो गया कि देखिए, नगरीकरण में हमने घर बनाने में और चीज़ों में इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो कि सिंधु सभ्यता के टाइम पे भी थे। हम अब जैसे जी रहे हैं, जैसा हमारा कल्चर है, उसमें भी ये चीज़ें ऐसी दिखती हैं जिससे पता चलता है कि ये तो उस समय भी था, अभी भी है हमारे यहाँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स के साथ आप बताएंगे। चूँकि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, टॉपिक ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा विस्तार में जाने की गुंजाइश यहाँ नहीं है। लेकिन जब हम मेंस के टॉपिक्स कवर करते हैं तो विस्तार से बात करते हैं। ये चीज़ है। इसका उत्तर देने के लिए बस इतना ही आपको दृष्टिकोण में होना चाहिए कि इस नज़रिए से देखें, ऐसे आगे बढ़ जाएं, लिख दें, हो गया। आगे आगे मूर्तिकला पे फिर से क्वेश्चन आया है, आगे फिर और क्वेश्चंस आएंगे। क्या है ये कि गांधार मूर्ति रोमन वासियों की उतनी ही ऋणी थी जितनी कि वह यूनानियों की थी। कमाल का क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है और मज़ेदार भी है, क्योंकि मूर्तिकला में 2 ही एंगल बनते हैं, जिसमें से एक आपके सामने है, एक दूसरा भी बताऊंगा। और ख़ास तौर से गांधार मूर्ति की सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गांधार मूर्तिकला का जो क्षेत्र है वो किधर है। उसके और बेसिक में जाएंगे, बेसिक ने प्रीलिम्स में भी पूछा था इसको लेकर कि हमारे यहाँ मूर्तिकला के कितने रूप पाए जाते हैं। आपको पता चलेगा, एक गांधार मूर्तिकला है, एक अमरावती मूर्तिकला है। इस तरीके से बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तीसरा जो है मेरे ख्याल से उसका क्या नाम है, रुकिए सोचता हूँ, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा था तो मैंने किताब में देख लिया। तो बेसिकली 3 है, गांधार मूर्तिकला, और उसी मतलब गांधार शैली है, मथुरा शैली है और अमरावती शैली है। तो एक तो ये है बेसिक समझने वाली बात कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये 3
कलाएं हैं मूर्तिकला, खास तौर से ये बौद्ध मूर्तिकला की बात हो रही है। ठीक है। दूसरी जो बात है जो मूर्तिकला के तहत आपको ध्यान रखनी है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, वो ये है कि इन मूर्ति कलाओं पर किन का प्रभाव पड़ा है, किन चीज़ों का प्रभाव है, कौन से इनके लक्षण हैं, विशेषताएं क्या है। जब आप गांधार की बात करेंगे आपको पता चलेगा कि इसका क्षेत्र किधर है। ठीक है। और जब उस क्षेत्र पे आप फोकस करेंगे तो सामान्य तौर पर आप विदेशियों का असर उस पर देख पाएंगे, क्योंकि विदेशियों का आना जाना उधर से ही तो शुरू हुआ था। ठीक है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि रोमन वासियों की उतनी ही ऋणी है जितना कि यूनानियों की। सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि गांधार मूर्तिकला पर रोमवासियों और यूनानियों का असर है। ये कैसे हम जानेंगे, इसका जवाब हम कैसे दे पाएंगे, इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे पाएंगे? सीधी सी बात है, जब हम गांधार मूर्तिकला की विशेषताएं पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि अच्छा ये चीज़ जो है ना, ये रोमन वासियों की वजह से आई है, उनका लक्षण ऐसा दिखता है। ठीक है। ये यूनानियों की वजह से, उनके योगदान की वजह से ये चीज़, ये लक्षण उसमें दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, उन्हीं के आधार पे आप बता सकते हैं कि हाँ भाई रोमन वासियों का भी योगदान है इसमें, यूनानियों का भी योगदान है, और ये उसके एग्जाम्पल से, बस इतना ही है। अगर हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी है, हम विशेषताओं पर ध्यान नहीं देते हैं, तो यह प्रश्न देख के डर लगेगा कि अब क्या करें, इसमें क्या लिख दें, यूनानियों का नाम ले लिया, रोमन वासियों का नाम ले लिया, अब क्या करना है। डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें पहचानने की ज़रूरत है कि पढ़ना क्या है। पढ़ लेंगे, उस चीज़ को तैयार कर लेंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। एक सीरीज़ चल रही है, कुछ दोस्तों को ऐसा लग रहा होगा कि उम्मीद के मुताबिक क्वेश्चन के आंसर पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक सीरीज़ चल रही है, अभी मैंने फ़िलहाल रोक रखा है, मेंस आंसर राइटिंग की, जिसमें मैं क्वेश्चंस देता हूँ, बाकायदे बताता हूँ कि आप इसका उत्तर कैसे कैसे लिखें, और बाद में उसके उत्तर का एक कच्चा सा फॉर्मेट लेके बताता हूँ कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते थे, इसके मेन बॉडी में क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं। वो एक अलग सीरीज़ है, उसमें जब हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा विस्तार में बात करते हैं। यहाँ आंसर के तौर पे मैं दो बातें आपको बता रहा हूँ कि उत्तर लिखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए था, और साथ ही साथ यह उत्तर किन चीज़ों को शामिल करेगा, क्या लेके आप इसको लिखेंगे और किस दिशा में लिखेंगे, क्या डिमांड है क्वेश्चन की, ये बताना ज़रूरी है। इतना आप समझ जाएंगे तो आप जान जाएंगे कि इस टॉपिक को तैयार करते समय, शुरू में जिसकी हम बात कर रहे थे, किन किन चीज़ों को कैसे लेके चलना है, कैसे देखना है। ठीक है। अब आ जाते हैं, इसी में अगला क्वेश्चन है, सूफी और मध्यकालीन रहस्यवादी सिद्ध पुरुष जो संत हुए हैं, चाहे वो हिंदू हों मुसलमान हों। ठीक है। तो अभी फिर से पढ़ देते हैं। सूफी और मध्यकालीन रहस्यवादी सिद्ध पुरुष या संत हिंदू या मुसलमान समाजों के धार्मिक विचारों और रीतियों को या उनकी बाह्य संरचना को पर्याप्त सीमा तक रूपांतरित करने में विफल रहे। टिप्पणी करना है। अब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ये ध्यान से समझिए, और इस टॉपिक को तैयार करने के लिए क्या होना चाहिए, किन चीज़ों को हम पढ़ें। कहा जा रहा है कि मध्यकाल में, आप जानते हैं, पढ़े होंगे तो, भक्ति आंदोलन भी चला, सूफी आंदोलन भी चला। ये हमने प्री के लिए भी पढ़ा है विस्तार से, उसकी नोट भी आपके पास है। अगर नहीं है तो कमेंट में जाना है, आपको पता चल जाएगा कैसे मिलती है। फ़िलहाल तो कहने का मतलब ये है कि उस समय जो सूफी संत हुए या फिर जो हिंदू धर्म के तहत जो संत हुए, उन्होंने अपने विचार दिए, अपने साहित्य लिखे, प्रवचन दिए, बहुत सारी चीज़ें की, और समाज में भी अपना योगदान दिया। लेकिन कहा जा रहा है कि वो पर्याप्त सीमा तक बदलाव नहीं कर पाए बाहरी संरचना में। अब बाहरी संरचना में बदलाव का क्या ही मतलब होता है, आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी कुरीतियाँ चल रही थी उस समय। जैसे सती प्रथा ही है, सती प्रथा चल रही थी, अंग्रेज़ों के ज़माने में आके बाद में उस पर बैन किया गया है। विधवा विवाह को लेकर के बहुत सारी चीज़ें थीं, बहुत मतलब इजाज़त नहीं थी। सती प्रथा में तो विधवाओं को साथ में ही चिता पे बिठा दिया जाता, उनको भी मार दिया जाता। सोचिए कि क्या मानसिकता रही होगी लोगों की। तो ये तो चल ही रहा था। जाति की व्यवस्था वो भी चल रही थी, और भी चीज़ें, और भी भेदभाव। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इस टॉपिक में ये खोजना है। पहली बात तो ये कि इन्होंने कुछ ठीक ठाक काम भी किए, कुछ जो महत्वपूर्ण फेमस जो संत हुए उनके कामों को आप गिना सकते हैं कि इन्होंने ये किया, या उनके पर्टिकुलर नाम लेकर के नहीं गिनाना चाहते तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि सूफी
संत जो हुए या भक्ति आंदोलन के जो संत हुए उन्होंने समाज में ये इम्पैक्ट डाला, प्लस पॉइंट हो गया। ये एक हिस्सा बनेगा आपके क्वेश्चन के आंसर का। उसके बाद दूसरी बात ये है जहाँ पे हमें बताना है कि ठीक है ये सब बातें तो उन्होंने की, लेकिन ये चीज़ें तो उस समय थीं, ये कमियां थीं, ये बुराइयां थीं, इनमें तो कोई बदलाव नहीं आया। और क्वेश्चन यही पूछ रहा है, यही आपसे चाह रहा है, और इसमें बिना एग्जाम्पल दिए काम चलने वाला है नहीं। तो आप सूफी संतों, भक्ति संतों की बात करते हुए उनके पहले आप जो प्लस पॉइंट्स हैं, जो उनके विचार हैं, जो उन्होंने समाज में योगदान देने की कोशिश की, उसको गिनाते हुए, मेन बात वो नहीं है, उसको गिनाते हुए बस ये है कि हाँ आपको पता है, बता दें एग्जामिनर को, ये दिखाना है एग्जाम्पल के साथ कि देखिए बाहरी संरचना में, भारतीय सोच में ये बातें उस समय शामिल थी और इसमें वो बदलाव ज़्यादा नहीं कर पाए। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ चीज़ें अगर मुझे बतानी हो फिलहाल ये, तो सबसे पहले तो यही है कि उनका असली जो फोकस था, ख़ासतौर से मध्यकाल में आप देखेंगे राजा राम मोहन राय और उनके बाद जितने लोग आ रहे हैं वो तो टारगेट करके समाज सुधारों की बात करते हैं, सीधे सीधे खुल के बात करते हैं, लेकिन इनका भी असर उतना हुआ नहीं। लेकिन उससे पहले जो बात कर रहे थे वो ज़्यादातर समाज सुधार के लिए नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि उनका कोई उद्देश्य है कि ये ख़त्म करके मानेंगे, वो तो धीरे धीरे चीज़ें हुई। तो एक कारण ये भी ले सकते हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपकी समझ, आपके तर्क और एग्जाम्पल्स, ये चीज़ें काम आएंगी। इसका उत्तर आप लिख लेंगे। मेरे ख्याल से एक आइडिया मिल गया है कि इस टॉपिक को अगर दोबारा आपको पढ़ने जाना है तो कौन कौन सी चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए, कि दोबारा क्वेश्चन पूछा गया कहीं, चाहे कहीं से भी घुमा के भी पूछा गया, ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन फिर पूछ लिया जाएगा, कहीं से भी पूछा गया तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इंटरेस्टिंग है, और इसमें समझने वाली बात, पकड़ने वाली बात क्या है उसको देखिए। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं? ज़रा आप ये बताइए कि तक्षशिला और नालंदा, ये विश्वविद्यालय कहाँ है? क्या ये दोनों एक ही राज्य में हैं, आसपास हैं? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। बहुत सारे राजनेता भाषण देते समय गलत चीज़ें बोल देते हैं लोकेशन को लेकर। तो ये आपके लिए बाकायदा एक होमवर्क है, प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा के, ऐसे नहीं जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे है, लेकिन इसी बात को थोड़ा अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तक्षशिला कहाँ है और नालंदा कहाँ है? ये पहली चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उसके आसपास की चीज़ों को जोड़ पाएंगे। अब क्वेश्चन को समझिए। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक था, जिसके साथ विभिन्न शिक्षण विषय, यानी कि जो डिसिप्लिन है, बेसिकली अलग अलग विषयों के अनेक विख्यात विद्वानी व्यक्तित्व संबंधित थे। इस चीज़ को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये निहायत ही स्टैटिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। ऐसे प्रश्नों को देखकर कुछ लोग डर जाते हैं कि ओहो इसका क्या करना है, हमें तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने पहले ही बताया कि जो पहला टॉपिक है ना, ये स्टैटिक टाइप का है। इसके आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे चीज़ें आपको बहुत आसान दिखती जाएंगी। तो अनेक विद्वानी व्यक्तित्व संबंधित थे, उनकी रणनीतिक अवस्थिति के कारण उनकी कीर्ति फैली। लेकिन नालंदा के विपरीत उसे आधुनिक अभिप्राय में विश्वविद्यालय नहीं समझा जाता है। चर्चा कीजिए। अब इसके लिए आपके पास ज्ञान के तौर पर, जानकारी के तौर पर 2-3 बातें होनी चाहिए। पहली बात, जो कि मैंने पहले ही पूछ लिया था, कि इनका लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ पे थे। आप जानेंगे जब, तब आपको समझ में आएगा कि तक्षशिला का संबंध दुनिया के बाकी देशों से कितने होने की संभावना थी, ठीक है, नालंदा की संभावना कितनी थी, ये आपको समझ में आएगा। तक्षशिला से जो विद्वान जुड़े हुए थे, कम से कम 1 या 2 का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नालंदा से तो बहुत सारे विद्वानों के नाम आपको मिल जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तक्षशिला के विद्वानों के नाम पता होने चाहिए, कम से कम 2 मान के चलिए, ठीक। अब कह रहा है कि इसकी रणनीतिक अवस्थिति के कारण, पश्चिमोत्तर की बात कर रहा हूँ मैं, भारत की, पाकिस्तान वाले एरिया की बात कर रहा हूँ उधर, ठीक है ना, उधर ही है तक्षशिला, देखिएगा कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसकी रणनीतिक अवस्थिति ऐसी थी कि वहाँ के जो विद्वान थे वो बहुत जाने माने गए, दुनिया में बहुत नाम हुआ, फिलहाल दुनिया के जितने भी देश जान पहचाने। लेकिन नालंदा के उल्टा देखा जाए, नालंदा को यूनिवर्सिटी समझा जाता, उसको उस रूप में यूनिवर्सिटी नहीं समझा जाता, विश्वविद्यालय नहीं समझा जाता। ऐसा क्या है, क्या कारण है? और इसका उत्तर देने के लिए आपको सिर्फ अंतर अगर पता हो,
कि हाँ, जो नालंदा विश्वविद्यालय था, यहाँ का जो एजुकेशन था, यहाँ पे बाकायदा जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा यहाँ पे छात्रावास भी था, यहाँ पे पूरी प्रक्रिया थी कैसे एडमिशन होगा, अलग अलग डिसिप्लिन यहाँ भी पढ़ाए जाते थे और बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ भी यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। खासतौर से बौद्ध धर्म के बारे में आपको पता होगा कि चीन से बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए आए, यहाँ ग्रंथों की जानकारी के लिए आए, पढ़ते थे। तो जो विशेषताएं आप जानेंगे, उनका जब अंतर आप बता देंगे, तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि हाँ, इससे थोड़ा इसके बारे में जानकारी भी ज़्यादा है, ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से थी, इस आधार पे आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी माना जाता है। और दूसरी तरफ वर्तमान समय में सरकारों ने भी इसके पुनरुत्थान के लिए, इसके नाम को और आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयास किया है, जो कि तक्षशिला के साथ ऐसा नहीं दिखाई देता। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस टॉपिक के तहत, टॉपिक को ध्यान में रखिएगा, किसके तहत हम बात कर रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर और संस्कृति कल्चर वही संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर की बात हो रही है। अब देखिए, शिलाकला पे पहले क्वेश्चन आया है, मैंने आपसे कहा था कि आगे क्वेश्चन आएगा। भारत की मध्य पाषाण शिलाकला, शिलाकला का क्या मतलब होता है? रॉक कट आर्किटेक्चर, पत्थर को काट कर बनाई जाने वाली कला। न केवल उस काल के सांस्कृतिक जीवन को, बल्कि आधुनिक चित्रकला से तुलनीय परिष्कृत सौंदर्य बोध को भी प्रतिबिंबित करती है। इस टिप्पणी का समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। स्टैटिक है, किताबी बात है, समझने वाली बात है कि क्या हमें चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेसोलिथिक पीरियड क्या है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है और उसी में से जो मध्य वाला हिस्सा है उसकी बात हो रही है। तो उस समय जो कला विकसित हुई, पत्थर का पाषाण काल है, पाषाण काल इसी आधार पे ही नाम रखा गया है कि उस समय पत्थर की चीज़ें मिलती हैं, पत्थर से काम चलते हैं, पत्थर के हथियार होते थे, ये सारी चीज़ें। तो उस समय जो कला हमें प्राप्त होती है, अब हमारे देश में कहाँ कहाँ मिली है, यही सबसे मेन तथ्य होगा कि क्या उसके कोई लक्षण, कोई कला के कोई अंश भीमबेटका में मिले हैं या नहीं मिले हैं, इस तरह से किसी जगह पे मिले हैं कि नहीं, ये एग्जाम्पल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ उस कला में जो बात है कि सांस्कृतिक जीवन को, बल्कि आधुनिक चित्रकला से तुलनीय परिष्कृत सौंदर्य बोध को भी प्रतिबिंबित करते हैं। कहने का मतलब है कि उसमें जो जीवन के लक्षण दिखाए, कला के माध्यम से आदमी क्या दिखाता है, सौंदर्य और संस्कृति, ये सारी चीज़ें दिखती हैं कला में। तो आपको बेसिकली, जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा कि देखिए ये चीज़ें जो है ना आज भी दिखती हैं, वैसे ही उसमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जो आज की कला में, आज के जीवन में दिखती हैं। इसी के बारे में हमें बात करनी है और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे पास होने चाहिए एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल्स के लिए हमें सिर्फ एक ही टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना होगा कि मध्यकाल, जो मध्य पाषाण काल है, उसमें जो कला थी, उस कला की क्या खासियत थी, क्या विशेषता थी। जब वो पढ़ेंगे तो उसी में ये लाइनें भी मिल जाएंगी कि ये जो चीज़ है ना, ये आधुनिक काल में भी, इस समय भी बहुत महत्वपूर्ण है, आज की कला में भी ये चीज़ें दिखती हैं, उस समय भी था। सोचिए उस प्राचीन समय में भी लोग कितने इस मामले में, कला के मामले में किस स्तर तक पहुँचे हुए थे। बस इतना ही पढ़ना था, इतना ही देखना था। जब आप प्री के लिए भी पढ़ रहे हैं, इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हुए चलें तो मेंस के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, ये 2015 का क्वेश्चन है। अभी हमें 2022-23 तक आगे तक बढ़ना है। फिलहाल अभी तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्राचीन सभ्यता, मैंने सिंधु घाटी सभ्यता की बात जब की, अभी क्वेश्चन गुजरा है तो बताया था कि एक क्वेश्चन और आएगा। देखिए कैसे पूछा गया है। सीधा सीधा आपको नहीं समझ में आएगा, जब इनडायरेक्टली समझेंगे ना तब दिखेगा। भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात में भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई हैं। ये किसकी बात हो रही है? सीधे सीधे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये कुछ सभ्यताओं की समकालीन सभ्यता थी। समकालीन का मतलब उस समय और भी सभ्यताएं थीं आसपास दुनिया में जिनसे इनका संपर्क भी था। हमारे सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। ये यहाँ की चीज़ से नहीं मिली है, एक सिक्का या कुछ ऐसा, शायद सिक्का ही प्राप्त हुआ था, तो उससे पता चला है कि ये जो लेन देन होता था, सिक्का नहीं, वो कोई
कुछ भी था जो लिखा गया था उस पर, तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुआ के नाम से प्रदर्शित किया गया था। इस तरह की चीज़ें थी, संपर्क भी था उनसे। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि पहले आपको ये समझना होगा कि बात किसकी हो रही है। बात हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है। अगर आप इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो भी काम चल जाएगा, और नहीं जानते हैं तो भी काम चल जाएगा। बस इतना है कि अगर थोड़ी सी भी बात आपको पता होगी, जैसे कि अगर आपको ये बात पता हो कि मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की जो सभ्यताएं रही हैं उनको आप मुर्दा सभ्यताएं कह सकते हैं, कि बस वो एक अवशेष के तौर पर ही रह के मतलब रह चुकी हैं। उसके आगे उनका कोई कंटिन्यूएशन नहीं दिखता है, कुछ प्रगति नहीं दिखती है, कुछ आज की जो सभ्यताएं हैं उसमें इनपुट नहीं दिखता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। पिछले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया गया था, हमने बात भी की थी, फिर से बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी हैं, हमारे रहन सहन में, हमारी परंपराओं में, हमारे सोच विचार में बहुत सारी चीज़ें आज भी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जादू टोना पे यकीन करते थे, हमारे यहाँ अभी भी लोग करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, इसको सही गलत के रूप में मत लेके चलिए, इसको इस रूप में लेके चलिए कि ये सभ्यताओं में कैसे कंटिन्यू रहा है। उस समय के लोग जिस तरह से घर बनाते थे, जिस हिसाब से चीज़ों का ध्यान रखते थे, हवन होता था, अभी भी हो रहा है। पशुओं की पूजा होती थी, पशु देवता भी होते थे, पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है, मतलब माना जाता है कि शिव के मतलब शिव के जैसे देवता वो भी रहे होंगे। धरती माता की पूजा होती थी। ये सारी चीज़ें तो अभी भी हो रही हैं ना। हम प्रकृति को अभी भी महत्व दे रहे हैं, उस समय भी देते थे। तो हमारी सभ्यता जीवंत रही है। ये सारे एग्जाम्पल्स जब आप देंगे, जब आप लिखेंगे, आपका उत्तर बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। इसमें इतना ही लिखना है। बाकी में आप कह सकते हैं कि ये सभ्यताएं उस तरह से कंटिन्यू नहीं हो पाई, उनके विचार, उनकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई, हमारे यहाँ आगे बढ़ी। बस यही पूछा गया है, बस टिप्पणी करना था, बात खत्म हो जाती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर से बता देते हैं, एक नया एंगल जुड़ा है। जब मैंने कला की बात की थी पहले क्वेश्चन पे, तो मैंने कहा था कि जब वो अपने चरम पर हो, ठीक है, उसे ध्यान रखना है, और जो उसकी विशेषता है उसे ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था, बचा कर रखा था यहाँ के लिए। मैं चित्रकला की बात करते करते जहांगीर की बात एक लाइन करके छोड़ दिया था इस क्वेश्चन के लिए। क्यों? देखिए, बहुत सारे ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने कुछ ऐसे योगदान दिए हैं कला में जिनको आज भी हम याद करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उन्हीं में से एक हैं कृष्णदेव राय। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, मेंस में क्वेश्चन आपके सामने है, 2016 का प्रश्न है। तो आप जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ें तो ये देखें कि कला में किस राजा ने किस रूप में योगदान दिया है। ख़ासतौर से जब महत्वपूर्ण कला, जैसे मान लीजिए स्तंभ जो बने हैं, मूर्तिकला के जो साक्ष्य मिले हैं मौर्य काल में, आप देखेंगे कि अशोक का योगदान बहुत अधिक है। तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि अशोक को आधार बनाकर, अशोक का नाम लेकर जो स्तंभ बनाए गए, उन कलाओं को पूछ लिया जाए, मिस्र से तुलना कर ली जाए, किसी और देश से तुलना कर। उस समय शायद मिस्र के समकालीन जो स्तंभ उधर भी बनाए जाते थे ना, उससे तुलना की जा सकती है। हमारे यहाँ आकाश में है, वहाँ पे मतलब पत्थरों के ऊपर पत्थर रख के, जैसे मान लीजिए एक साइज़ के पत्थर, जैसे मान लीजिए ये अशोक का स्तंभ है, ये वाला, ठीक है, ये अशोक का है। तो इसमें बीच में कोई जोड़ नहीं है ऐसे। वहाँ जो बनते थे, शायद मिस्र की ही बात है, तो उसमें सेम साइज़ के एक के ऊपर एक रख के स्तंभ बनाए गए हैं। तो इसमें अंतर क्या है? यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ बन जाती हैं अशोक वाले में। तो कहने का मतलब ये है कि किसी शासक को आधार बना के कला में जो योगदान है उसको पूछा जा सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये याद दिलाने वाली बात हो गई। अब आते हैं मुद्दे पे। विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय न केवल स्वयं एक कुशल विद्वान थे, अपितु विद्या और साहित्य के महान संरक्षक भी थे। विवेचना कीजिए, यहाँ मूर्तिकला की बात नहीं है, स्थापत्य कला की बात नहीं है, यहाँ पर साहित्य कला की बात हो रही है, विद्वता की बात हो रही है। वो खुद एक विद्वान थे। इस लाइन को पुष्ट करने के लिए आपको मैंने प्री में नोट में लिखा है, दिया है, आपको याद करना पड़ेगा कि इन्होंने क्या लिखा था। इनके ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत चर्चित हैं। तो जब आप एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे कि देखिए इन्होंने ये लिखा था, ये इनके ग्रंथ हैं, तभी तो आप बता पाएंगे कि हाँ भाई ये विद्या के धनी थे, इन्होंने
लिखा भी है कुछ, ठीक है। और विद्या एवं साहित्य के महान संरक्षक भी थे। आप जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इनके यहाँ कवियों का एक, आप कह सकते हैं, झुंड कहना ठीक नहीं है, ठीक है। कवियों कवियों को अपने यहाँ रखते थे। अब उनको नाम क्या देते थे, अष्ट दिग्गज, अष्ट प्रधान, इस तरह के जो नाम होते हैं ना, वैसे ही कोई नाम था, ठीक है। तो कवि थे इनके यहाँ। उन कवियों में भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, उनको लेकर भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो जब ये लाइन आपको पुष्ट करनी हो, जब इसे साबित करना है कि हाँ भाई महान संरक्षक थे, तो आप बताएंगे कि इनके यहाँ कौन कौन से कवि रहते थे। या वो जो मैंने कहा ना एक नाम अष्ट प्रधान ऐसे कुछ है, वो नाम लेके आप किसी एक कवि का भी नाम लिख देंगे, काम चल जाएगा। उनकी रचना लिख देंगे, काम चल जाएगा, ठीक है। तो आप इन दो बातों को जानते हैं, इस प्रश्न का उत्तर बहुत खूबसूरती से दे सकते हैं कि इन्होंने खुद क्या लिखा, साहित्य में क्या योगदान दिया, और कैसे इन्होंने संरक्षण प्रदान किया विद्या साहित्य को, ठीक है। इनके संरक्षण में क्या हुआ, क्या लिखा गया, एग्जाम्पल दे देंगे, उत्तर तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ रही, धीरे धीरे खुल रहा है कि अगर मूर्ति कला पे क्वेश्चन आया, साहित्य पे क्वेश्चन आया, या भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन पे क्वेश्चन आया, तो हमें क्या करना है। धीरे धीरे और चीज़ें आएंगी, अभी 2016 में है ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए फिर कला की बात आ गई। 2016 का ही प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला। बौद्ध स्तूप जानते हैं ना, ऐसे ऐसे बना होता है स्तूप। सांची का स्तूप आपने बचपन से पढ़ा होगा, देखा होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है प्रश्न, प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला लोकवर्ण्य विषयों एवं कथानकों को चित्रित करते हुए, जो स्थानीय स्तर के जो विषय हैं, जो कथानक हैं, जो कथाएं हैं, उनको चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक व्याख्या करती हैं। विशदीकरण कीजिए, इलुसिडेट कीजिए, विस्तार से बताइए कि ये बात सही है कि नहीं। अब इसका उत्तर देने के लिए मैं फिर से याद दिलाऊं कि जब आप किसी कला को पढ़ते हैं तो उसकी क्या विशेषता है, ये ध्यान रखिए। और सारा आंसर इसी पिटी का है। विशेषताओं में आप एग्जाम्पल्स भी जान जाते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब, अगर सांची का ही आप लेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि उस पर जो चित्र बनाया गया उसमें कई कहानियों का जिक्र आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम मूर्ति कला की बात कर रहे थे, बौद्ध मूर्ति कला की, उसमें अमरावती कला के बारे में जाएंगे, पता चलेगा कि इससे कई कहानियाँ आपको दिखती हैं। स्तूप जो मिल जाएंगे, फिलहाल मूर्ति कला की बात नहीं हो रही है, मैं ऐसे समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो स्तूपों की बात करें तो स्तूपों में जो किनारे किनारे चित्र बनाए गए हैं, मूर्तियाँ बनाई गई हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो विशेषताओं को हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें जो कथानक चित्रित किए गए हैं वो तो है ही, उसको तो हम बताएंगे ही। साथ ही साथ बौद्ध आदर्शों की भी सफलतापूर्वक व्याख्या करते हैं, यानी कि हमें ये बताना है कि बौद्ध स्तूपों में जो चित्र बनाया गया बाकायदा एग्जाम्पल के साथ, उनमें बौद्ध धर्म के कौन से आदर्श दिखाए गए हैं, बौद्ध शिक्षाओं की कौन सी बातों को चित्र के रूप में दिखाया गया है। बेसिकली ये आप कैसे बताएंगे, जब आपके पास उदाहरण होगा। उदाहरण कहाँ से आएगा, जब आप विशेषताएं पढ़ेंगे। जब विशेषताएं पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, ठीक है। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। अब एग्ज़ाम जैसे जैसे हम लास्ट तक जाएंगे इस वीडियो के, आपको सब समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक को कैसे देखना है, ठीक है जी। तो यह है, इसकी व्याख्या कर देंगे, बात ख़त्म हो गई, उत्तर पूरा हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला है, क्या आप इस विचार को, अच्छा यहाँ क्या नहीं है, आप इस विचार को कि गुप्तकालीन सिक्का शास्त्रीय कला की उत्कृष्टता का स्तर बाद के समय में नितांत दर्शनीय नहीं है, किस प्रकार सही सिद्ध करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ से क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। अभी मैं कई बार कह चुका हूँ, शुरू में भी मैंने कहा था कि किसी कला से प्रश्न पूछा जाएगा, इसकी संभावना इस बात से बढ़ जाती है जब आप जान जाते हैं कि यह कला अपने उत्कृष्ट स्तर पर कब थी। जब आप गुप्त काल के बारे में पढ़ते हैं, यूपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा में पूछा था समुद्रगुप्त के बारे में, कि अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए उसने बनवाया था। कई तरह के सोने चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के चलते, सिक्कों की खूब चर्चा होती। तो उस समय सिक्के बनाए जा रहे थे, सिक्कों की चर्चा गुप्त काल में होती है। तो आप इस कला को लेकर के मान सकते हैं कि गुप्त काल से जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आए हैं।
यही है पकड़ने का सूत्र, यही है कि कला के किस फॉर्म से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ऐसे ही आप समझ पाएंगे। इसमें यह कहा जा रहा है कि गुप्त काल में सिक्के जो बनाए जा रहे थे, जो सिक्का बनाने की कला थी, उसका जो स्तर था, जो उत्कृष्ट सिक्के बनाए जाते थे, बाद के समय में उतने दर्शनीय, उतने अच्छे या उतनी कंटिन्यूटी नहीं है, वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। किस प्रकार सही सिद्ध करेंगे इसे? सिंपल सी बात है, अगेन वही बात कि गुप्त काल में जिस तरह से सिक्के बनाए जा रहे थे उनकी ज़रा विशेषता तो देखिए, और गुप्त काल के बाद जो सिक्के बनाए जा रहे हैं उनसे तुलना तो करिए। उतना भी नहीं बनाए जा रहे हैं, और जो बनाए जा रहे हैं उनसे तुलना करिए, देखिए आपको समझ में आएगा कि आगे चल के उतनी उत्कृष्टता, उस तरह की चीज़ें वो कंटिन्यू नहीं हुई, आगे नहीं बढ़ पाई। तो ऐसा हो गया कि थोड़ा सा चेंज आया, वो चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। बस यही बताना है। मान लेते हैं कि आपको आगे का नहीं पता है, किसी को नहीं पता होता। ज़्यादातर क्वेश्चंस इस सेक्शन में आते हैं ना, उनमें से 90% से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनको शायद नहीं पता होता है, उन्हें गेस करना पड़ता है। लेकिन प्री के लिए अगर पढ़ा है, गुप्त काल में सिक्कों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, तो उनकी विशेषताओं के बारे में बता देंगे, आपका 70-80% क्वेश्चन का हिस्सा पूरा हो जाएगा। वैसे भी बाकी इसी लाइन को रिपीट कर देंगे कि आगे नहीं हो रहा था, नहीं कंटिन्यू हुआ, इस तरह की चीज़ें नहीं दिखती हैं, तो भी एग्जामिनर आपको ठीक ठाक मार्क्स दे देगा। अगर ये चीज़ नहीं आती है तब की बात कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि अभी से आप मान के चलें कि हमको पढ़ना नहीं है, ऐसे ही करके आगे बढ़ जाएंगे, नहीं। तो ये हो गया, इस प्रश्न के उत्तर की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन से, ध्यान दीजिएगा, भक्ति आंदोलन को एक असाधारण नई दिशा मिली थी। हम अभी सूफी आंदोलन की बात कर रहे थे, भक्ति आंदोलन की बात कर रहे थे, उन दोनों को जोड़ के पूछ लिया गया था कि समाज के बाहरी चरित्र पर कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाए। जब भी हम किसी, जैसे अभी हम कला की बात कर रहे हैं, साहित्य की बात कर रहे हैं, तो जब हम किसी कला साहित्य की बात करते हैं तो 2-3 चीज़ें हमने देखी हैं कि उसका चरम स्तर क्या है, किस शासक ने योगदान दिया, क्या विशेषताएं हैं। उसी तरह से किसी कंटिन्यूटी को अगर हम देखते हैं, किसी आंदोलन को देखते हैं, तो उसमें जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं उन्हें हमें पकड़ना होगा, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखेंगे महात्मा गांधी को लेकर के, नेहरू को लेकर के, भीमराव अम्बेडकर को लेकर, सुभाष चंद्र बोस को लेकर, इनको लेकर प्रश्न पूछे गए हैं। क्यों? क्योंकि ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, इनका योगदान रिकॉग्नाइज किया जाता है बड़े स्तर पर। वैसे ही भक्ति आंदोलन में जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन्होंने क्या दिया, उनकी फिलॉसफी क्या थी, ये समझना पड़ेगा। यही पूछा गया है कि जब चैतन्य महाप्रभु का आगमन होता है भक्ति आंदोलन में, तो एक नई दिशा मिली। कैसे जानेंगे कि नई दिशा मिली? हम तभी जान पाएंगे जब हम ये समझेंगे कि इन्होंने कहा क्या क्या कहा, इन्होंने कौन सी बात कही, इन्होंने क्या विचार दिए, भक्ति का जो स्वरूप है उसमें इन्होंने क्या जोड़ा। जब इस चीज़ को आप समझ जाते हैं तो आप पकड़ लेंगे कि इसका आंसर क्या लिखना है। सिर्फ इतना ही आप बता देंगे, क्योंकि जैसे ही आप इतना पढ़ते हैं आपको अपने आप दिखना शुरू हो जाता है कि इसका असर आने वाले आंदोलनों पर क्या, आने वाले भक्ति आंदोलन पर क्या होगा, इसके बाद जो संत आ रहे हैं उन पर चैतन्य महाप्रभु का असर किस रूप में दिखता है। ये सारी चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेंगी, और इसमें यही पूछा गया है। ठीक है, तो ये व्यक्ति विशेष पे क्वेश्चन आ गया, इसके पहले कृष्णदेव राय पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, आगे चलते हैं। कृष्णदेव राय वाले क्वेश्चन में और इसमें नेचर के आधार पर कोई अंतर नहीं है। उन्होंने क्या योगदान दिया साहित्य में, उस पर क्वेश्चन आ गया। इन्होंने क्या योगदान दिया भक्ति आंदोलन में। काफ़ी देर से बोल रहे हैं, कितना टाइम हो गया, 48 मिनट हो गया, लगातार बोले ही जा रहे हैं। तो कभी कभी होता है ऐसे कि ज़बान जो है इधर उधर हो जाती है। अभी क्या है ना, गला सूख रहा है मेरा, लेकिन कोई बात नहीं, इसको कंप्लीट करते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। भारत के इतिहास की पुनर्रचना में, इम्पॉर्टेंट है, एक नया एंगल जुड़ रहा है, ध्यान रखिएगा। भारत के इतिहास की पुनर्रचना में चीनी और अरबी यात्रियों के वृत्तांतों के महत्व का आकलन कीजिए। प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से खूब क्वेश्चंस आते हैं। कहाँ से? यहाँ से कि इतिहास के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है। इतिहास को जानने के स्रोत में साहित्य भी है, शिलालेख भी हैं, बहुत सारी कलाएं भी हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक है जो विदेशी यात्री आए, उन्होंने भारत में क्या जाना, उन्होंने अपने साहित्य में क्या लिखा, इससे हमें पता चलता है कि उस समय का भारत कैसा था। वो यही कह रहा है
कि भारतीय इतिहास की पुनर्रचना में, भारतीय इतिहास में जो बातें लिखी गई, जो चीज़ें कही गई, इतिहास में बहुत सारी चीज़ें बदल भी जाती हैं। जैसे कमाल की चीज़ मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कि हम अभी सोच रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत ऐसे हुआ, कोई एक एग्जाम्पल। कुछ लोग कहते हैं जलवायु परिवर्तन हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि युद्ध हुआ था, और अचानक से एक ऐसा सबूत आता है जिससे पता चलता है कि कोई, मतलब मैं मजाक की बात कर रहा हूँ, सीरियसली मत लीजिएगा, कि किसी एलियन का आक्रमण हुआ और ये सब वो हो गए, विलुप्त हो गए। सारा इतिहास बदल जाएगा। फिर पीछे मुड़ मुड़ के जो चीज़ें ठीक भी रहेंगी ना, उनको भी हम एलियन के आधार पे देखना शुरू करेंगे कि अच्छा कौन सी ऐसी चीज़ थी जिन्होंने एलियंस को आकर्षित किया, कौन सी ऐसी बात थी। तो ऐसे इतिहास बनने लगता है। तो ऐसे ही जब चीनी, अरबी जो लेखक हैं जिन्होंने साहित्य लिखे, उनको जब हमने पढ़ा तो इतिहास के बारे में हमने क्या जाना, कौन सी चीज़ें हमने नहीं जानी, यही पूछा गया। कैसे उन्होंने पुनर्रचना करने में अपना रोल निभाया, ये समझना है, यही इसमें पूछा गया है। बात एकदम सिंपल सी है, ठीक है। तो जब आप जान जाते हैं कि उनका साहित्य क्या था, उसमें लिखा क्या गया था, बात कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट नोट भी आपको दी गई है इसकी कि चीनी लेखक कौन कौन रहे, अरबी कौन थे, उन्होंने क्या लिखा, क्या जानकारी मिलती है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता, ये करंट अफेयर पे आधारित क्वेश्चन है। 2018, अब मुझे नहीं पता कि आप कब से तैयारी आपने शुरू की है। जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे उनको पता है कि 2018 और उसके आसपास कला पर जो है काफ़ी सरकार का, कला नहीं आप कह सकते हैं कि जो संस्कृति का संरक्षण है उस पर बहुत जोर दिया गया और बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की गई, बहुत सारे सर्किट्स बनाए गए, पर्यटन को बढ़ावा देने की बात हुई, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो उसी के संदर्भ में, उसी बात को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी ने एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ लिया कि भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान की आवश्यकता है। इसका उत्तर लिखने के लिए क्या चाहिए, सोचिए। कॉमन सेंस चाहिए कि हम अपनी कला और विरासत का संरक्षण करते हैं तो उससे क्या फ़ायदे होंगे, और अलग अलग एंगल से जोड़ दीजिए। सबसे पहले तो ये हमारी हमारी जो विरासत है वो वर्तमान संस्कृति को, वर्तमान कला को और मजबूती प्रदान करती है, और इनपुट्स देती है, और सीखने को मिलता है। पर्यटन के एंगल से जोड़ देंगे, इससे आर्थिक लाभ भी होगा, पर्यटन बढ़ेगा। दुनिया से जोड़ दीजिए कि इससे देश की कला का नाम होगा, संरक्षित कर पाएंगे तभी तो लोग देखने आएंगे। अचानक से आज ताजमहल गायब हो जाए तो कुछ सालों बाद लोग भूल जाएंगे, बस किताबों में रहेंगी चीज़ें। तो ऐसे ही जब हम संरक्षित करके रखते हैं तो हमारे इतिहास, संस्कृति को दुनिया भी जानती है। तो ऐसे ही अलग अलग एंगल से कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके जोड़ेंगे, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गांधार कला पे फिर क्वेश्चन आया। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा भी अंतर नहीं है, बस शब्दों के साथ थोड़ा सा खेल लिया गया है। एक क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया था, मैंने दिखाया आपको कि गंधाराई कला, गंधार कला की बात हो रही है। कला में मध्य एशियाई और यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को, ये बैक्टीरिया वाला नहीं है ठीक है, बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर कीजिए। कौन कौन सी चीज़ों का असर इस कला पर हुआ है, इसके बारे में हमने विस्तार से डिस्कस किया। सेम वही सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए इसका उत्तर लिखना है। आप अगर आप उसको तैयार कर लेते 2019 का क्वेश्चन आप आसानी से हल कर लेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, करना सिर्फ इतना है कि गंधार कला पे विदेशी तत्व कौन कौन से दिखाई देते हैं वही बता देना है। कि जो मूर्ति का स्वरूप बनाया गया है, जिस तरीके से बैठे या खड़े रूप में बनाया गया है, जो कला की शैली अपनाई गई, यही सब चीज़ें हैं। इसी को पढ़ना है, देखना है क्या अंतर है, क्या भारतीय तत्व हैं, क्या विदेशी तत्व हैं, बता देना है, बात खत्म हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत में फारसी साहित्य स्रोत उस काल के युग बोध का प्रतिबिंब है, महत्वपूर्ण है। मध्यकाल में आपको पता होगा कि बहुत सारे शासक, मेरे ख्याल से लगभग सारे शासकों की ऑफिशियल भाषा जो है वो फारसी होती थी। उर्दू तो बाद में डेवलप हुई है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो साहित्य लिखे गए फारसी में लिखे गए, कुछ तुर्की में लिखे गए, ठीक है। तो उसमें क्या पूछा जा रहा है कि मध्यकाल में जो साहित्य लिखे गए उस काल के युग बोध का प्रतिबिंब है। ये सीधा सा सवाल है। साहित्य के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ आसानी से मतलब तैयार हो जाएगी। कैसे? अगर आप सिर्फ इतना लिख देते हैं कि कौन कौन से साहित्य लिखे गए,
तो आपको ये मतलब लिख देते हैं, कहने का मतलब पहले पढ़ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं कि ये साहित्य लिखे गए, और उन साहित्य में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि मध्यकाल की जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में क्या क्या लिखा गया है। यही इसमें बताना यही है कि उन साहित्यों में उस समय के युग की कौन कौन सी बातें दिखती हैं। उन साहित्यों को पढ़ के हमें क्या लगता है कि उस समय के लोग, उस समय के शासक, उस समय की कला, उस समय का साहित्य, ये सारी चीज़ें कैसी थीं। बस एग्जाम्पल्स के साथ लिखना है, काम हो जाएगा। और इसके लिए रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी किताबें हैं, जो भी नोट्स हैं, यहाँ तक कि एनसीईआरटी में भी इसके बारे में लिखा गया है, उतना ही पढ़ लेंगे, काम चल जाएगा। ठीक है, स्टैटिक है, कुछ लोग भाग चुके होंगे। अगर आप दोबारा से आए हैं तो स्वागत है, क्योंकि इतना लंबा इस तरह के डिस्कशन में लोग टिक नहीं पाते हैं। तो मैं बहुत सारे लोगों से उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा देखेंगे, इस तरह के वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ऐसा नहीं है। बस मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको वो दूं जो आपके काम का है। आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप कहीं से भी वो करिए, ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ करिए, मुझसे सीख लिए, आप जान गए कि इम्पोर्टेंट है, खुद से कर लीजिए। लेकिन इसको छोड़ के भागने से कुछ नहीं होगा। हमें सिलेक्शन चाहिए तो ये करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अगर अभी तक आप बने हुए हैं तो बने रहिए, थोड़ा सा और है, कुछ प्रश्न और हैं, इसको बार बार आप देख लेंगे। पीडीएफ नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगी, बार बार रिवाइज करेंगे। जब आपको नोट मिलेगी, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मेरी बातें आपके दिमाग में गूंजेंगी, चीज़ें आसान हो जाएंगी तैयार करना। ठीक है, तो वहाँ से आप पढ़ते रहिएगा, बीच बीच में वीडियो भी देखते रहिएगा कि क्या बात हुई थी किस क्वेश्चन पे। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने देने एवं उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, इसको मैं फिर से सिंप्लीफाई कर देता हूँ। भारतीय दर्शन और परंपरा ने हमारे यहाँ जो स्मारक बने हैं, जो कला है, उसमें अपना योगदान दिया है। भारतीय परंपरा में, भारतीय दर्शन में कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे कलाओं में दिखती हैं, स्मारकों में दिखती हैं, यही आपको बताना है। उनकी क्या भूमिका है, यही आपको समझाना है। अब कैसे समझाएंगे? इंडियन फिलॉसफी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो है यूट्यूब पर ही, विकास दिव्यकीर्ति सर का, उसमें उन्होंने इंडियन फिलॉसफी के बारे में बताया है। आपको देखना चाहिए। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, नहीं भी करते हैं, तब भी देखना चाहिए। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा कि भारतीय फिलॉसफी कैसी है, भारतीय दर्शन कैसा है। जब आप उसे देखेंगे, उसमें उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, वहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे हमारे कलाओं में दिख रही हैं। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि आपने नहीं देखा, कभी इत्मीनान से देखेंगे, किताबें आपके पास हैं। तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या डिमांड है इस प्रश्न की, फिर से एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को। भारतीय दर्शन और परंपरा ने, दर्शन भी और जो हमारी परंपराएं हैं जो चलती आ रही हैं, उन्होंने भारतीय स्मारकों की कल्पना करने में, भारतीय स्मारकों को बनाने की पहले कल्पना करते हैं ना, उनको बनाते हैं फिर, और आकार देने में जो स्मारक बने हैं, और उनकी कला में, उनमें जो कला आई है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर आप इसे मंदिर कला से जोड़ के देखें, चित्र कला से जोड़ के देखें, और भी चीज़ों से जोड़ के देखें, तो आपको चीज़ें दिखाई देंगी कि हमारी परंपराओं का असर, जैसे बहुत सारे त्यौहार कुछ खास सीजन में मनाए जाते हैं, उनका जो चित्रण है वो भी कई मंदिरों पे दिखता है, पेंटिंग्स में दिखता है, गानों में दिखता है, डांस में दिखता है। ये सब कला ही तो है। ये तो स्मारक और अमूर्त कला में भी हर जगह दिख रहा है। तो इसी को पकड़ना है, यही सब एग्जाम्पल्स लेके आपको लिख देना है और आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे कॉमन सेंस ज़्यादा काम आएगा, नहीं तो आप बहुत गहराई तक जाएंगे खोदने के लिए, कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है ना? तो ऊपर ऊपर थोड़ा सा आपका आइडिया है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे, वर्तमान में जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें आप कुछ एग्जाम्पल्स दे के लिख देंगे, आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल अति महत्वपूर्ण चरण है, विश्लेषण कीजिए। 2020 का क्वेश्चन है, बताइए। बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल अति महत्वपूर्ण चरण है। जब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं, जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं,
अगर आपका इतिहास विषय रहा हो ग्रेजुएशन में तो और विस्तार से आप पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इनमें अंतर क्या है। तो एक तो इनकी फिलॉसफी का अंतर आ गया, लेकिन साथ ही साथ जब और आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं कि बौद्ध धर्म दुनिया में इतना ज़्यादा प्रसिद्ध कैसे हो गया, जैन धर्म को उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली, इसके पीछे कारण क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें शासकों का भी योगदान मायने रखता है। दोनों धर्मों को अनेक शासकों का संरक्षण मिला, लेकिन बौद्ध धर्म को ज़्यादा संरक्षण मिला, ज़्यादा विस्तार मिला। आप देखते हैं मौर्य काल में भी आप देखिए अशोक के समय पर, वैसे ही पाल काल में देखिए। अभी हम विश्वविद्यालयों की बात कर रहे थे, उनका क्या संबंध है पाल काल से, समझिए। आपको ये समझना पड़ेगा, मैंने पहले भी बताया है कि किस शासक के समय पर कौन सी चीज़ों को प्रमोट किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही तो यूपीएससी पकड़ रही है। इस तरह के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सेम नेचर में आ रहे हैं, यही समझने वाली बात है। वैसे ही बौद्ध धर्म जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बौद्ध धर्म की प्रगति उस समय पाल काल में काफ़ी ज़्यादा। अगर आपने धर्मपाल के बारे में पढ़ा हो, उस व्यक्ति उस राजा के नाम पर आप बहुत सारे तथ्य आपको मिल जाएंगे, उसने क्या क्या किया था। उसको एग्जाम्पल के तौर पे पकड़िए और ओवरऑल विस्तार की बात आप करिए, कौन कौन से साहित्य लिखे गए, किस चीज़ को प्रमोट किया गया, ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे, आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। सीधा सा उत्तर है। बस इसमें कंसेप्ट ये बना के रखना है पढ़ते समय कि किस शासन के दौर में किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया गया, किसको प्रमोट किया गया। अगर आप इतना पकड़ लेते हैं तो आपको ऐसे सीधे सीधे टॉपिक्स चलते फिरते मिल जाएंगे प्री और मेंस के लिए। यही लोग नहीं समझ पाते हैं, यही हमें समझना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शैलकृत स्थापत्य, रॉक कट आर्किटेक्चर। जो रॉक को, पत्थर को काट के बनाया जाता है, उसकी बात हो रही है। शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। विवेचना कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। कॉमन सेंस प्लस फैक्ट्स दोनों काम आएंगे। क्या है? सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि हमारे यहाँ पत्थरों को काट के जो कलाएं बनाई गई, जिनको हम देखते हैं गुफा के तौर पर, यहाँ तक कि चित्र भी बनाए गए गुफाओं में, बहुत सारी चीज़ें हैं, मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, तो उनका भारतीय कला और इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हम देखते हैं। उनका एक अच्छा खासा रोल है, इसे हमें बताना है। जब आप बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं आपको दिख जाती हैं, मूर्तियां दिख जाती हैं। ऐसे ही आप प्राचीन काल के, पाषाण काल के जब लोगों के बारे में जानते हैं तो आपको भीमबेटका के एग्जाम्पल से याद आते हैं। वहाँ कुछ चीज़ें बनाई गई हैं। ठीक है, पत्थरों को काट के कुछ चीज़ें बनाई गई थी। तो इनसे हमारी कला कैसे विकसित हुई है, एग्जाम्पल के साथ, बस एग्जाम्पल ही ज़्यादा है, एक एक लाइन करके आप लिख देंगे ना कि ये चीज़ें इस रूप में आप हमें बताती हैं इतिहास के बारे में, तो आपका काम हो जाता है। इसी तरह से किस किस प्रकार के लोग वहाँ रहते थे, कैसा कितनी जानकारी हमें मिल पा रही है वहाँ के लोगों के बारे में, रहन सहन के बारे में, ये इस रॉक कट आर्किटेक्चर से कितना पता चलता है, यही बताना है। और इसके जड़ में जाएं तो एक बात मैं बता दूं, कैसे मिलेगा ये टॉपिक, कैसे तैयार होगा। ये टॉपिक तैयार होगा विशेषता पढ़ने से। टॉपिक है रॉक कट आर्किटेक्चर, उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है कि ये कब बनाए गए, क्या उनकी विशेषताएं थी, कौन कौन सी चीज़ें उसमें दिख रही थी। बस इतना पढ़ के भी छोड़ देंगे ना, और ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे, अरे हाँ इससे तो हमें ये पता चलता है, इससे तो हमें पता चलता है कि हमारे उस समय हमारे पूर्वज कैसे थे, कैसे रह रहे थे, कैसे जीवन जी रहे थे, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो ये सारी बातें बताते हुए आप कह सकते हैं कि जितने भी स्रोत हैं ना, साहित्यिक स्रोत हैं और भी चीज़ें हैं, उनमें ये शैलकृत स्थापत्य एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बात खत्म हो गई। अब तक आपको कुछ आइडिया लगा? लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा कि कुछ ही चीज़ें हैं, टॉपिक्स चेंज हो रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन वो जो धागा है वो एक ही है। अलग अलग किस्म के नए नए रंग के माले जो है, मोतियाँ उसमें आ रही हैं, माला बनता जा रहा है, लेकिन धागा वही है। कुछ ही चीज़ें हैं जिनके आधार पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, कुछ ही चीज़ें हैं जिनको पकड़ लेना है, टॉपिक तैयार हो जाएगा। नहीं तो किताबें भरी पड़ी हैं पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए। आगे चलिए, भक्ति साहित्य, फिर से भक्ति पे क्वेश्चन आया है अलग तरीके से।
भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको जब मैं अभी कह रहा था भक्ति आंदोलन की बात कर रहा था, तो यही सारी चीज़ें, तो भक्ति आंदोलन में कौन व्यक्ति महत्वपूर्ण है अभी मैंने डिस्कस किया। अब महत्वपूर्ण है कैसे जानेंगे? जब हम उनके साहित्य को पढ़ेंगे, जब हम उनके विचार को पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे। तो ये साहित्य वाला टॉपिक अपने आप तैयार हो जाएगा, उसी के तहत तैयार हो जाएगा। लेकिन पूछा गया कि इसकी प्रकृति क्या थी, भक्ति साहित्य किस नेचर का रहा, क्या बातें उसमें लिखी गई, क्या उसमें समाज सुधार की बात हो रही है या कोई उसमें दर्शन दिया जा रहा है, उसमें कोई नई विचारधारा जो है प्रकाशित की जा रही है, बताई जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप ये लिखेंगे एग्जाम्पल के साथ तो आप उसकी प्रकृति का वर्णन करेंगे और भारतीय संस्कृति में इसका क्या असर पड़ा, हमने उससे क्या सीखा, जब ये बताएंगे तो आप उसके योगदान की बात करेंगे। बस यही है, एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए, कुछ विचार आपके पास होने चाहिए, बात बन जाती है। ठीक है, ये कब का क्वेश्चन है? 2021 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 2022 में क्वेश्चन आया, स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिर मूर्तिकला की बात हो रही है। तो आपको थोड़ा सा, मैंने पहले ही बताया मंदिर कला पे कई क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो मंदिर कला में नागर, बेसर, द्रविड़ 3 है। प्राचीन काल से मंदिरों का निर्माण होता आ रहा है, लेकिन बात हो रही है मध्यकाल की। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा, नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ गलती ये करेंगे कि हम प्राचीन काल के मंदिरों का एग्जाम्पल देंगे, एग्जामिनर जाएगा चिढ़, और चिढ़ जाएगा तो नंबर कम दे देगा। मध्यकाल के मंदिरों की बात करनी है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए खजुराहो का जो मंदिर है मध्यकाल में एक एग्जाम्पल है, और भी मंदिर हैं। ठीक है, तो इस तरह के मंदिरों की बात हो रही है जो मध्यकाल के हैं। तो उन मंदिर कला में, मंदिरों की मूर्ति कला में, देखिए मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया, भारतीय मंदिरों की मूर्ति कला, मंदिरों में जो मूर्तियाँ बनी हैं उनकी बात हो रही है। खैर ये तो उसी का एक हिस्सा है, जब हम द्रविड़ शैली में पढ़ते हैं तब ये पता चलता है कि मंदिरों के तहत दीवारों पे भी, अंदर भी मूर्तियाँ हैं, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो उनमें जो मूर्तियाँ बनी, अब खजुराहो का एग्जाम्पल ले लें, मंदिर है, दीवारों पर मूर्तियाँ बनी हैं। ठीक है, तो उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो आप एक एक एग्जाम्पल अगर आप ले लेते हैं, एक द्रविड़, एक बेसर, एक नागर, एग्जामिनर एकदम खुश होकर फूल जाएगा। ठीक है, कि आपने सारे पक्ष को कवर कर लिया। ठीक है, और एग्जाम्पल लेके आप बता सकते हैं कि उस समय के सामाजिक जीवन को कैसे इसमें दिखाया गया है। सिंपल सी बात है। ये बात अगर आप बता देते हैं, और इसको पढ़ने के लिए मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विशेषताएं पढ़नी पड़ेंगी, पढ़ लीजिए। विशेषताओं पर ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्री में भी, मेंस में भी। ठीक है, और भी एंगल्स हैं, देखें और कोई क्वेश्चन तो नहीं है मेरे ख्याल से। अब नहीं, अब नहीं है, ये ख़त्म हो गया। एक और है, एक और है, अरे अभी और है भाई। ठीक है, भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान पर चर्चा कीजिए। महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि जो भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, उसमें जब आप गुप्त काल पढ़ते हैं और गुप्त काल के समाज की बात करते हैं, तब आपको दिखता है कि उस समय धर्म को मानने के मामले में कुछ परिवर्तन आया। बौद्ध धर्म उसके पहले काफ़ी चर्चा में रहा। गुप्त काल में आते आते वैष्णव धर्म, भागवत धर्म जिसको बोलते हैं, वो भी महत्वपूर्ण हो गया। लोगों की बात करते हैं, स्त्रियों की दशाओं की बात करें या फिर शूद्रों की बात करें, उसमें क्या बदलाव आए, कैसे लोग जीवन जी रहे थे। और चोल काल के बारे में, चोल काल का जो योगदान है, चोल काल के बारे में हम अलग अलग तरीके से पढ़ते रहते हैं। साउथ इंडिया की हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो उस समय के जब समाज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय महिलाओं की दशा क्या थी, समाज में कौन कौन से नियम लागू हो रहे थे। ये सारी चीज़ें जो है हमें याद करनी है, पढ़नी है, समझनी है। और यही पूछा गया है कि इनके योगदान पर चर्चा करें कि इन्होंने क्या हमारी परंपरा और संस्कृति में क्या योगदान दिया है। और जब योगदान की बात आती है तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करिए कि गुप्त काल में ऐसा क्या बेहतर हुआ जिसको लेके हम आगे बढ़ पाए, जिस पे हम गर्व कर सकते हैं। ठीक है, कमियों को गिना सकते हैं, संभावना को ध्यान में रखते हुए कि कितनी संभावना है, क्या वो पूछा भी गया कि नहीं।
यहाँ योगदान की बात हो रही है तो गुप्त काल में आप देखेंगे साइंटिफिक टेम्परामेंट आपको दिखेगा। बहुत सारी चीज़, उस समय काफ़ी विद्वान थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आप देखेंगे कितने विद्वान थे, उन्होंने साहित्य में योगदान दिया, साइंस में काफ़ी प्रगति हुई, बहुत सारी चीज़ें कलाएँ विकसित हुई। ये योगदान ही तो है, हमारी परंपरा में हमारी संस्कृति में चीज़ें शामिल हुई। ऐसे ही चोल काल में आप देखेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही थी जिनको हमने समाज के तौर पे एक्सेप्ट किया, लेके आगे बढ़े, ये चीज़ हमें बतानी है। ठीक है ना, ये पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए चोल काल अलग से क्वेश्चन पूछा गया था, गुप्त काल अलग से क्वेश्चन पूछा गया था, फिर दोनों को मिला के उनकी खासियत को फिर पूछ लिया गया। देख रहे हैं, तो इस तरीके से आप महत्वपूर्ण टॉपिक्स खोज सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मिथक कला और वास्तुकला में सिंह और वृषभ, लायन एंड बुल आकृतियों के महत्व पर विचार कीजिए। आपको याद होगा इस वीडियो के बीच में कहीं मैं बता रहा था स्तंभ के बारे में। कहीं से भी आपको ये लग रहा है कि मौर्य काल के क्वेश्चन मौर्य काल के बारे में पूछा जा रहा है? नहीं लग रहा होगा, लेकिन असली फोकस अशोक के स्तंभ पे किया गया है। नाम नहीं लिया गया है, ये भी नहीं कहा गया कि आप सिर्फ उसी पे बात करें, लेकिन घुमा फिरा के आप देखेंगे तो ये विशेषताएं वहीं पे मिलेंगी। यही तो खास बात है, यही तो यूपीएससी है कि ऐसे पूछती है क्वेश्चन कि अगर आपने सही जगह पे फोकस नहीं किया गया तो भटकते रह जाएंगे। अगर आपने ये नहीं समझा कि ये किस बारे में बात हो रही है तो इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, इधर उधर के एग्जाम्पल्स लेके आएंगे, एग्जामिनर परेशान हो जाएगा। हमारे यहाँ मिथकों में जो कलाओं में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है, उनमें सिंह और वृषभ की आकृतियाँ दिखाई देती हैं। जब आप मौर्य स्तंभ देखेंगे उसमें लायन आपको दिखाई देगा, और भी जानवरों के चित्र दिखाई देंगे। ऐसे ही और भी कलाओं में आप देखते हैं कि अलग अलग जानवरों के चित्र हैं, उनमें फिलहाल विशेष रूप से सिंह और वृषभ की बात हो रही है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये पूछा गया कि इनके महत्व पर चर्चा करें। अब ये बताना है कि इनकी आकृति बनाई क्यों गई थी। और अगेन मैं फिर से बता दूं कि जब हम विशेषताएं पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये चीज़ क्यों लाई गई थी। अगर शेर है, ठीक है, सिंह है, तो उसको स्थापित करने का मतलब क्या है, हम क्या दिखाना चाहते हैं उसके माध्यम से, क्या हम समझाना चाहते हैं, ठीक है, वह किस चीज़ का प्रतीक है, यही सारी बातें इसमें बतानी है। और जैसे ही आप ये चीज़ें लिख देते हैं आपका उत्तर बहुत शानदार हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है, बढ़िया नंबर मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, ये सिलेबस का अगला टॉपिक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। फ़िलहाल मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ कि अभी हमने जो भी किया, जो भी समझा, प्रश्नों को देखा, उससे क्या सीख मिलती है। सबसे पहली बात यह है जो मैं बताना चाहता हूँ, सीख क्या मिली वो आपके ऊपर है, आपने सीखा कि नहीं। मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक को, आर्ट एंड कल्चर को तैयार करने के लिए हमें 1 या 2 धागों को पकड़ना पड़ेगा। अगर उतना हमें पता है काम बन जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि आप किसी भी कला के बारे में, किसी भी आंदोलन के बारे में आप पढ़ते हैं तो उसकी विशेषताएं समझिए। दूसरी बात यह कि जिस समय वो चरम पे था उस समय कोई शासक था जिसने योगदान दिया था, कोई व्यक्ति था जिसने योगदान दिया था, उसके बारे में पढ़िए, ठीक है, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स याद रखिए। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास हैं, ये 2 चीज़ें आपको पता हैं, तो आर्ट एंड कल्चर में आपको कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता। एग्जाम्पल्स महत्वपूर्ण हैं, आपके पास होने चाहिए, और एक बेसिक समझ भी होनी चाहिए। सब पढ़ेंगे तो बेसिक समझ अपने आप हो जाती है, ठीक है। इतना आपके पास है, आप आसानी से तैयार कर लेंगे। और कौन कौन सी कलाएं किस किस रूप में पूछी गई हैं या भी आपने देख लिया, उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि एक ही टॉपिक को घुमा के फिर पूछ लिया गया है, आपने देखा ही है अलग अलग तरीके से। ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से हम सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, पूरा कोर्स ऐसे ही कंप्लीट होगा, ठीक है। और पीडीएफ नोट्स की जहाँ तक बात है, आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे एक लिंक है, उसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि नोट आपको कैसे मिलती है। एग्ज़ाम धीरे धीरे करके करीब आ रहा है, जितनी जल्दी आप तैयार कर लेंगे इन चीज़ों को, आपके लिए एग्ज़ाम देना उतना ही आसान हो जाएगा, क्वालिफाई करना उतना ही आसान हो जाएगा, ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए
और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।